So in the last video, we have discussed about how to get started with C++, like how to compile code with G++ in the terminal. Then we have wrote our first C++ code and we saw the various elements like preprocessor directives, header files, macros, comments. We also learned about compiler versus interpreter, what is the difference between them. In this video, we will be covering the rest of the elements that we saw in the first C++ code, that is namespace, main function, input-output operations in C++, IOStream header file, then two important extensions in VS Code, that is debugger mode and code runner extension. So let's get started. Now, first of all, what's namespace? Namespace क्या होता है? तो namespace allows to group named entities. अब इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि तुम्हारी कॉलेज की या स्कूल की लाइब्रेरी है, ठीक है, जिसमें दो शेल्फ है, एक में सारे चेतन भगत के बुक्स हैं और एक में जेके रॉलिंग के बुक्स हैं। अब तुम मान लो कोई पर्टिकुलर बुक उठाते हो कहीं से और लाइब्रेरियन को जाके बोलते हो कि ये बुक चेतन भगत की शेल्फ से उठाया या ये बुक जेके रॉलिंग के शेल्फ से उठाया, राइट? तो तुम है तो बेसिकली ये बुक लाइब्रेरी की, बट तुम स्पेसिफाई कर रहे हो ना कि ये बुक तुमने इस शेल्फ से उठाया या इस शेल्फ से, या तुम डायरेक्ट लाइब्रेरियन को जाके अगर बोलो, मान लो फॉर एग्जांपल ये C++ की बुक है, तो C++ के बुक्स तो बहुत सारे हो सकते हैं अलग अलग ऑथर्स के, पर तुम्हें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन से ऑथर की बुक तुम ले रहे हो। वैसे मान लो तुमने ये हैरी पॉटर जेके रॉलिंग के शेल्फ से उठाई, तो तुम्हें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मैंने ये जेके रॉलिंग वाले शेल्फ से ये बुक उठाई। ऑल्दो इट्स ऑब्वियस कि ये जेके रॉलिंग की बुक है, बट स्टिल मतलब ऐसे समझ लो, ठीक है। तो वैसे ही जैसे अपना जो IOStream हेडर फाइल होता है ना, जो अपन ने लास्ट क्लास में देखा था, तो उसमें ना एक छोटी सी लाइब्रेरी, एक शेल्फ होता है, मान लो ये IOStream एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है मान लो, और उसमें शेल्फ होता है जिसका नाम होता है स्टैंडर्ड और अपन उसको लिखते हैं std। तो अपन कोई भी प्री डिफाइंड फंक्शन या कुछ भी प्री डिफाइंड चीज यूज करते हैं अगर IOStream का, फॉर एग्जांपल अपन ने cout यूज किया था हेलो कोडर्स प्रिंट कराने के लिए, या अपन अभी देखेंगे cin यूज करते हैं अपन इनपुट लेने के लिए। तो ये सब जो प्री डिफाइंड चीजें हैं ये यूज करने के लिए अपन इस शेल्फ से लेते हैं, स्टैंडर्ड शेल्फ से। तो अपन को कंपाइलर को बताना पड़ता है कि हमें स्टैंडर्ड शेल्फ से ये फंक्शंस यूज कर रहे हैं। तो इसको अपन बताते कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मैं ये चीज ना बताऊं, इसको मान लो मैं कमेंट कर दूं, इस चीज को मैं कमेंट आउट कर दूं और यहाँ पे मैं लिख दूं cout और मान लो हेलो, तो देखो तुम एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? इसमें बता रहा है, ठीक है, ये एरर बता रहा है। क्या एरर आ रहा है? कि स्टैंडर्ड आउटपुट डिक्लेयर्ड है, जो भी है cout वो वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। क्यों? क्योंकि अपन ने इसको बताया नहीं कौन से शेल्फ से। मान लो लाखों बुक्स है और तुम एक बुक लेके जाओगे कि ये C++ की बुक चाहिए मेरे को, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि कौन से ऑथर की, वरना लाइब्रेरियन कौन कौन से ऑथर्स की बुक देखते रहेगा, राइट? तो वैसे ही ये जो बुक है अपन को बताना पड़ेगा कि अपन स्टैंडर्ड नेम स्पेस से यूज कर रहे हैं या स्टैंडर्ड की शेल्फ से यूज कर रहे हैं। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक तो ये कि मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड लिखूं std और 2 कोलन लगाऊं। ये जो std है ना, ये स्टैंडर्ड के लिए स्टैंड करता है, जैसे std इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड। ये मैं या तो std लगा के 2 कोलन लगाऊं, तो ये एक तरीका होता है। यहाँ पे अगर मैं कंपाइल करूँ ना, तो देखना कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है, हेलो प्रिंट हो गया और कोई एरर नहीं आया क्योंकि std मैंने उसको बताया कि मुझे स्टैंडर्ड वाले शेल से cout यूज करना है। बट तुम मान लो कि तुम्हारे कोड में मतलब थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स और तुम्हें बहुत सारे cout यूज करने, तो तुम कितनी बार भाई कितनी बार लिखोगे स्टैंडर्ड और 2 कोलन, राइट? तो तुम्हें एटलीस्ट मतलब ये थोड़ा बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, हेक्टिक हो जाएगा। इसलिए अपन शुरू में ही इस हर जगह स्टैंडर्ड और ये 2 कोलन लिखने की जगह अपन शुरू में ही यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? ताकि कंपाइलर को हम पहले ही बता दें कि हम इस नेम स्पेस वाले शेल्फ से ये cout cin ये अलग अलग प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज करने वाले हैं। तो अब अगर मैं कंपाइल करूँ, ये तो अपन ने लास्ट क्लास में देखा था, तो अब ये सक्सेसफुली रन हो गया और अपन कहीं भी कोड में बिना std लगाए अपन स्टैंडर्ड के अंदर के जितने भी फंक्शन है वो यूज कर सकते हैं। तो ये हो गई नेम स्पेस वाली चीज, स्टैंडर्ड नेम स्पेस से। अब नेक्स्ट आते हैं मेन फंक्शन पे। मेन फंक्शन क्या होता है? The main function is the entry point of any program. Program execution begins with main function. कहने का मतलब क्या है कि मान लो तुम्हें एक ग्रुप प्रोजेक्ट दिया गया है जिसमें तुम्हें 4 लोगों की ग्रुप बनानी है। तो तुम कभी भी कोई ग्रुप प्रोजेक्ट दिया जाता है कॉलेज में या स्कूल में, तो तुम सबसे पहले क्या करते हो? तुम जाते हो अपने बेस्ट फ्रेंड के पास, राइट? कि भाई अपन दोनों तो साथ में प्रोजेक्ट करेंगे, बाकी 2 को अपन ढूंढ लेंगे, पर अपन दोनों तो साथ में करेंगे, अपन दोनों अलग नहीं होंगे, राइट?
तो तुम्हारा ये जो बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर फ्रेंड है ना, ये तुम उसको सबसे पहले ढूंढते हो, ठीक। तो ये मान लो तुम हो, तो तुम हो ये कंपाइलर हो, और ये जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना, ये है मेन फंक्शन। तो तुम सबसे पहले अपने बेस्ट फ्रेंड को अप्रोच करते हो, सबसे पहले अपने बेस्ट फ्रेंड को बोलते हो कि अपन दोनों तो साथ में प्रोजेक्ट करेंगे। वैसे ही जो अपना ये कंपाइलर होता है ना, ये मेन फंक्शन को सबसे पहले देखता है प्रोग्राम में कि मेन फंक्शन है या नहीं, सबसे पहले तो ये देखता है। इसलिए मेन फंक्शन हर प्रोग्राम में होना बहुत जरूरी है। और मेन फंक्शन में होने के बाद सबसे पहले वही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, सबसे पहले वो वही मेन फंक्शन को ही एग्जीक्यूट करता है। तो इसलिए जब अपन यहाँ आए थे तो अपन यहाँ पे मेन फंक्शन जो लिखते हैं, तो कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन ढूंढता है। अगर मेन फंक्शन नहीं हो तो कंपाइलर, मान लो मैं, और नाम भी मेन ही होना चाहिए, कुछ और नहीं, मान लो मैं ये एम लिख दूं, ठीक है, और मैं इसको कंपाइल करने की कोशिश करूं, अगर यहाँ पे देखो एरर आ गया, क्या बोल रहा है कि यहाँ पे अनडिफाइंड रेफरेंस टू जो भी है, मतलब एरर आ गया, क्योंकि उसको हर प्रोग्राम में मेन फंक्शन होना बहुत बहुत जरूरी है। और मेन फंक्शन होगा तो ही तो कंपाइलर देखेगा, मतलब तो ही तो कंपाइलर सबसे पहले अपने बेस्ट फ्रेंड को अप्रोच करेगा, राइट। तो मेन फंक्शन होना बहुत जरूरी है। अब जो बाकी के दो मेंबर्स बचे हुए हैं, वो तुम दोनों आपस में मिलकर डिसाइड करोगे। तो वैसे ही कंपाइलर भी मेन फंक्शन के अंदर आके जो भी उसका कोड होगा ना, जो भी कोड होता है ये दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है, ये दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी कोड होता है वो फिर बाद में एग्जीक्यूट होता है, पर सबसे पहले मेन फंक्शन के अंदर घुसता है कंपाइलर। तो ये जो कोड है ना, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी कोड है ये बाद में एग्जीक्यूट होगा, पर सबसे पहले वो मेन फंक्शन दिखेगा, और फिर मेन फंक्शन के अंदर जो भी कोड, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगे वो फिर कंपाइल होंगे। तो ये होता है मेन फंक्शन का काम। अब नेक्स्ट आते हैं अपन इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पे। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये देखते हैं। तो अपन ने लास्ट क्लास में आयोस्ट्रीम हेडर फाइल की बात की थी। आयोस्ट्रीम हेडर फाइल मैंने बोला था इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पे आयोस्ट्रीम का फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। अब इनपुट आउटपुट तो ठीक है, ये स्ट्रीम क्या चीज होती है? स्ट्रीम अपन क्या कैसे बोल सकते हैं? स्ट्रीम जब अपन नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये है, मान लो एक वाटर, स्ट्रीम ऑफ वाटर। तो स्ट्रीम ऑफ वाटर में ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तुम लोग ने स्ट्रीम ऑफ वाटर सुना होगा, जैसे रिवर, लेक, इन सब में जो पानी का वेव्स होता है ना, या बहाव होता है, उसको अपन स्ट्रीम ऑफ वाटर कहते हैं। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये एक सीक्वेंस में फ्लो करते हैं, राइट। मतलब कि ये अपन जब वेव्स भी बनाते हैं तो अपन क्या देखते हैं कि एक सीक्वेंस में फ्लो करते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स। वैसे ही ये तो था स्ट्रीम ऑफ वाटर इन केस ऑफ वाटर। तो इन केस ऑफ प्रोग्रामिंग स्ट्रीम क्या होता है? फ्लो ऑफ डेटा और सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। अभी आगे जाके अपन पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी में डेटा स्टोर होता है, कंप्यूटर मेमोरी में वो बाइट्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये जो डेटा है वही फ्लो हो रहा है, मतलब फ्लो ऑफ डेटा। लाइक फॉर एग्जांपल मैं अगर कीबोर्ड से इनपुट दे दूं, तो वो जो डेटा है, वो इन्फॉर्मेशन है, वो फ्लो हो रहा है अपने प्रोग्राम में। तो ये जो फ्लो ऑफ डेटा और सीक्वेंस ऑफ बाइट्स है, वो स्ट्रीम कहलाता है प्रोग्रामिंग में। अब मान लो कि एक पानी की टंकी है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे कॉलोनी में कम्युनिटी वाटर टैंक वगैरह होता होगा ना, पानी की टंकी जो पूरी कॉलोनी को पानी देते हैं, राइट। तो ये मान लो एक वाटर टैंक है, और इसमें मान लो पानी आ रहा है एक सोर्स से। ये मान लो एक रिवर है और यहाँ से पानी आ रहा है, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अलग अलग घरों में, अक्रॉस डिफरेंट हाउसेस इन द कॉलोनी। तो यहाँ से जो सोर्स से जो कम्युनिटी वाटर टैंक में पानी आ रहा है, इसके रिस्पेक्ट में अगर तुम देखो, तो यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि इनफ्लो हो रहा है, पानी कम्युनिटी वाटर टैंक के अंदर जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम सोर्स इस वे में फ्लो कर रहा है, तो सोर्स से लेकर कम्युनिटी वाटर टैंक में जा रहा है, इसलिए इनफ्लो हो रहा है। और वही कम्युनिटी वाटर टैंक से अलग अलग घरों में जा रहा है, तो इससे अपन कह सकते हैं ये आउटफ्लो हो रहा है, राइट। ये अपन दो टर्म्स यूज कर रहे हैं कि कम्युनिटी वाटर टैंक के रिस्पेक्ट में देखो, इनफ्लो हो रहा है पानी उसके अंदर और आउटफ्लो हो रहा है। वैसे ही प्रोग्रामिंग में या सी प्लस प्लस में अपन देखें तो अपन के पास आई स्ट्रीम जो होती है ना, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम। अब तुम आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम को नाम से शायद पहचान गए कि आई स्ट्रीम स्टैंड्स फॉर इनपुट स्ट्रीम, राइट, और ओ स्ट्रीम स्टैंड्स फॉर आउटपुट स्ट्रीम। इनफ्लो और आउटफ्लो की बात कर रहे थे, तो इनफ्लो को आई स्ट्रीम समझो और आउटफ्लो को ओ स्ट्रीम समझो। तो अब कहने का मतलब ये है कि मान लो ये एक अपना प्रोग्राम है, तो अपन जब यहाँ से इनपुट लेते हैं ना यूजर से, कीबोर्ड से मान लो यूजर ने एंटर किया 6 और उसने अपन को ये इन्फॉर्मेशन दी, तो ये इस तरफ आता है, प्रोग्राम के अंदर आता है, तो ये होता है आई स्ट्रीम का काम। आई स्ट्रीम ये मैनेज करता है, तो मैनेजेस बाइट्स फ्लोइंग इनटू द प्रोग्राम काम होता है आई स्ट्रीम का। तो अपन जो कीबोर्ड से यूजर से इनपुट ले रहे हैं ना प्रोग्राम में, वो आई स्ट्रीम कराता है। और वही अपन जब आउटपुट कराते हैं, फॉर एग्जाम्पल आउटपुट कॉन्सोल में, जैसे अपन ने हेलो कोडर्स प्रिंट कराया था, तो वो आउटपुट कॉन्सोल में प्रिंट कराया था।
तो वही ओ स्ट्रीम का काम होता है, मैनेजेस बाइट्स फ्लोइंग आउट ऑफ द प्रोग्राम, मतलब यहाँ से बाहर जा रहा है जो बाइट उसको ओ स्ट्रीम मैनेज करता है। ठीक है, आई स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट होता है सी इन, ठीक है, और सी इन का फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट, और वही ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट होता है सी आउट, और सी आउट होता है कंसोल आउटपुट, राइट। तो सी इन और सी आउट क्यों यूज होते हैं? सी इन यूज होता है टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड, एंड सी आउट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग आउटपुट टू द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस दैट इज मॉनिटर। तो सी इन और सी आउट का काम होता है, सी इन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस जो कि कीबोर्ड है, सी आउट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग आउटपुट टू स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस विच इज मॉनिटर। अब ये सी इन सी आउट वाला काम तो ठीक है, मान लो कि इस प्रोग्राम की जगह तुम हो, और अगर तुम उस प्रोग्राम की जगह खड़े हो, जैसे अपन वो फ्रेम वाली चीज पढ़ते थे ना फिजिक्स में, तो मान लो तुम उस प्रोग्राम की जगह पे खड़े हो, तो तुम जब यूजर से इनपुट आते हुए देख रहे हो, तो तुम एक तरफ से ये कह सकते हो कि तुम इनपुट जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हो यूजर से। कीबोर्ड मान लो कि यूजर ने डाला 6 इनपुट में, तो तुम उससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वो इंफॉर्मेशन, तो ये होता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का काम। अपन सीन के साथ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज करते हैं जो कि ऐसा होता है। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज करते हैं क्योंकि अपन उससे एक तरफ से यूजर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन, इनपुट ले रहे हैं। और वही सी आउट में अगर तुम देखोगे तो अपन क्या करते हैं, एक तरफ से जो अपन के पास इन्फॉर्मेशन है, जो आउटपुट, जैसे हेलो कोडर्स अपन ने प्रिंट कराया था, तो अपन इंसर्ट करते हैं मॉनिटर में कि आप प्रिंट हो जाओ, इंसर्ट करते हैं उस मॉनिटर कंसोल में कि आप प्रिंट हो जाओ जाके। तो इसलिए सी आउट के साथ अपन इंसर्शन ऑपरेटर यूज करते हैं जो कि ऐसा होता है। तो इसको एक बार कोड से देख लेते हैं। जैसे ये सी आउट के साथ तो तुम्हें दिख रहा है, और सीन के साथ मान लो अब उसके लिए अपन को एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब वेरिएबल तुमने नहीं पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल इंट ए मैं लिख रही हूँ। अब इसका मतलब क्या है, इंट ए लिखाना, उसका मतलब ये होता है कि अपन को, मान लो ये कंप्यूटर स्पेस है, अब मान लो कोई भी इनपुट लेना हो, जैसे कि मान लो तुम अगर ग्रीन कलर, जो ग्रीन कलर का पोस्टर कलर होता है, वो अपन किसमें, एक कंटेनर में रखते हैं, एक बॉक्स में रखते हैं, किसी में रखते हैं, राइट। तो अपन को किसी भी चीज को होल्ड करने के लिए कंटेनर तो चाहिए ही, तो कोई भी चीज को होल्ड करने के लिए कंटेनर चाहिए। तो इसलिए अपन, ये जो इंट ए है ना, ये क्या बता रहा है, ये इंट डेटा टाइप है, ये ए वेरिएबल नेम है। अभी तुम आगे के वीडियोस में पढ़ोगे डेटा टाइप वेरिएबल नेम क्या होता है। अभी के लिए ये मान लो कि जब ये अपन इंट ए लिख रहे हैं, तो मैं एक इंटीजर, इंट का मतलब इंटीजर टाइप का एक कंटेनर बना रही हूँ यहाँ पे कंप्यूटर स्पेस पे, ए नाम का, ठीक है। और ये जो कंटेनर है ये सिर्फ इंटीजर स्टोर कर सकता है, ये सिर्फ इंटीजर रख सकता है, ठीक है। तो मैं यूजर से सिर्फ इंटीजर मांग रही हूँ एक, तो इंटीजर्स के लिए एक कंटेनर बना रही हूँ मैं, इंटीजर लेने के लिए, एक इंटीजर लेने के लिए कंटेनर बना रही हूँ, ठीक है, कंप्यूटर स्पेस में। तो मैंने ये इंटीजर लेने के लिए कंटेनर बना दिया। अब मैं इसको इनपुट कराऊंगी सी इन से। अब ये सी इन क्या कर रहा है, जैसे ही यूजर 6 एंटर करेगा ना, फॉर एग्जाम्पल मान लो यूजर ने यहाँ प्रेस किया कीबोर्ड में 6 और उसने दबाया एंटर, तो ये जो 6 वैल्यू है ना, ये इस कंटेनर के अंदर आ जाएगा। तो इसलिए जो अपन ने ये सी एन ए लिखा है ना, और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, मतलब अपन यूजर से वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये जो ये 6 है ना, ये इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर आ जाएगा। अब अपन प्रिंट करा के देख लेते हैं कि जो कंटेनर में अपन ने वैल्यू ली है वो वही वैल्यू है जो अपन ने दी है या कुछ और है। तो इसको एक बार कंपाइल कर लेते हैं। अब ये देखो, तुम एक तरफ से देख सकते हो कि अपना जो ये प्रोग्राम है ना, ये अपन से कुछ इनपुट मांग रहा है। तो मान लो मैं यहाँ देती हूँ 6 और एंटर करती हूँ, तो देखो 6 आउटपुट आ गया, ठीक है। तो बेसिकली ये जो 6 है ना, तो उसने उस एक कंटेनर के अंदर रखा और उसको प्रिंट करा दिया। तो ये होता है अपने इनपुट आउटपुट का काम। अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं, CN इज व्हाइट स्पेस डिलिमिटर। अब इसका मतलब क्या होता है, तो डिलिमिटर इज अ कैरेक्टर दैट मार्क्स द बिगनिंग और एंड ऑफ समथिंग। अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं, जो कंटेनर अपन ने भी देखा था ना, तो मान लो 2 कंटेनर है, ए और बी, ठीक है। मैं 2 कंटेनर बना रही हूँ इस मेमोरी स्पेस में, एक ए नाम का और एक बी नाम का। तो अब मान लो मेरे को चाहिए इनपुट 2 कंटेनर्स के लिए, तो अब मान लो मैंने एक दिया इनपुट 5, और जैसे ही मैंने स्पेस किया, तो ये जो CN है ना, उसको क्या लगता है कि स्पेस और ये जो व्हाइट स्पेस होता है ना, खाली जगह, फॉर एग्जाम्पल स्पेस दिया या एंटर की प्रेस की, तो उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे इनपुट खत्म, व्हाइट स्पेस जैसे ही आया उसके हिसाब से इनपुट खत्म, राइट। तो ये जो 5 है ना, ये उसको सिर्फ इनपुट का एंड मानता है। तो अपन इसके बाद कोई भी नंबर दबाए वो उसमें इनपुट में नहीं आएगा। तो ये स्पेस के बाद 5 एक इनपुट है और वो ए में चला जाएगा। उसके बाद मैं कितना भी स्पेस दबाऊं फर्क नहीं पड़ता।
पर जैसे ही मैं दूसरी वैल्यू प्रेस करूं, मान लो 7, और उसके बाद फिर स्पेस दबाऊं, तो 7 हो जाएगा बी की वैल्यू, मतलब 7 इनपुट हो जाएगी बी की वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही मैं कोई स्पेस दबाऊं, व्हाइट स्पेस आ जाए, तो व्हाइट स्पेस को सीएन रिकॉग्नाइज नहीं करता, वो उसको खाली जगह मानता है। और जैसे ही कोई पहली वैल्यू प्रेस करूं मैं, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, कुछ भी, तो उसको वो स्टोर कर लेता है कंटेनर में। ठीक है, अब मान लो कि मैंने यहाँ पे दिया 5, 7 और स्पेस, तो ये 57 जो है ना, ये ए की वैल्यू हो जाएगी पूरी पूरी। और जब मैं जितना स्पेस हो फर्क नहीं पड़ता, फिर मान लो मैंने 8 दिया, फिर 3 दिया, फिर स्पेस दिया, तो ये 83 हो जाएगी बी की वैल्यू पूरी पूरी। मतलब जब तक स्पेस है सीएन उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। एक बार इसको डेमो करके देख लेते हैं इसका कि क्या कहना चाह रहे हैं अपन। बात ये है, मान लो मैंने 2 कंटेनर्स किए, ठीक है, डिक्लेयर किया, 2 कंटेनर बना दिए अपने मेमोरी स्पेस में। अब मैंने मान लो सिर्फ एक को इनपुट ले रही हूँ, दूसरे वाले के लिए मैं इनपुट नहीं ले रही हूँ, तो देखते क्या होता है। तो मान लो मैंने यहाँ पे दबाया 6 और स्पेस 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 किया और 7 किया। ठीक है, अब देखते हैं अपन ने सिर्फ ए, जो फर्स्ट कंटेनर है ना जिसका नाम ए है, उस कंटेनर की वैल्यू बस मैंने प्रिंट कराई है, तो देखते हैं उसकी वैल्यू क्या है। तो 6 है, तो क्योंकि ये स्पेस यहाँ पे आ गया था, तो ए में 67 नहीं गया, स्पेस आने की वजह से सिर्फ 6 ही इनपुट था ए का। ठीक है, अब मान लो मैं दोनों वैल्यू ले लेती हूँ इनपुट, अब सी एन बी भी ले लेते हैं अपन, और इसको भी प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो अब अपन इसको कंपाइल करते हैं। अब मैं डालती हूँ 6 स्पेस 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 8 7 स्पेस और एंटर। तो देखो 687 आ गया, मतलब 6 है ए की वैल्यू और 87 है बी की वैल्यू। ठीक है, और ये स्पेस आने की वजह से अब यहाँ के इसके बाद मैं कोई भी इनपुट डालूं फर्क नहीं पड़ता। अब मैं इसको एक और बार कंपाइल करूँ, मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो 6 दबाया, स्पेस 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 7 स्पेस 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 8, कुछ भी मैं डालती रहूं, पर 6 और 7 ही सिर्फ आउटपुट आएगा। क्यों? क्योंकि ए और बी में वही वैल्यूज आएंगी, इसके बाद जो भी कुछ भी दबा दूं वो फर्क नहीं पड़ता उसको उससे। सीएनएस व्हाइट स्पेस डिलिमिटर का मतलब यही है। अब तुम सोच रहे होगे, मान लो मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्लीट स्टेटमेंट इनपुट लेना पड़े, जैसे कि माय नेम इज मानसी दास, ये पूरा एक स्टेटमेंट है जिसमें स्पेस भी होगा बीच में, माय और नेम के बीच में, माय और नेम दो अलग अलग वर्ड है, उनके बीच में स्पेस होगा, तो इसको अपन कैसे इनपुट लेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक डेटा टाइप, जैसे इंट होता है इंटीजर्स के लिए, वैसे ही एक होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए, मतलब स्ट्रिंग क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे ए बी सी डी या 1 2 3, अपन कुछ भी सेंटेंस लिखते हैं या पैराग्राफ लिखते हैं, वो स्ट्रिंग कहलाता है। ठीक है, तो मैं एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रही हूँ, उसको तुम डिटेल में पढ़ोगे आगे। तो मैं एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रही हूँ, ठीक, इसको मैं सी एन से लेती हूँ, सी एन एस, और इसको सी आउट करा देते हैं। तुम यहाँ पे कमेंट का यूज देख पा रहे हो, अगर मेरे को कंपाइल नहीं कराना तो मैं इसको कमेंट कर सकती हूँ, कितना अच्छा यूज है। तो ये भी एक कमेंट का बहुत अच्छा यूज है, राइट। तो अब मैं एक स्ट्रिंग इनपुट दूंगी इस कोड को। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया आई एम मानसी, ठीक, तो सिर्फ देखो आई प्रिंट हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेस आ गया था, बट मैं चाहती हूँ कि ये पूरी पूरी चीज मेरे को मिल जाए इनपुट में, तो इसके लिए मुझे एक फंक्शन यूज करना पड़ता है, और वो फंक्शन होता है सी एन की जगह पे गेटलाइन। गेटलाइन फंक्शन क्या करता है, वो विथ व्हाइट स्पेस इनपुट ले लेता है। तो गेटलाइन का सिंटैक्स ये होता है, गेटलाइन पैरेंथेसिस देन सी एन लिखो, देन उसके बाद जो अपना वेरिएबल का नाम है एस, जो कंटेनर का नाम है एस, वो लिखो। ठीक है, तो ये होता है गेटलाइन फंक्शन। अब देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि मैंने बताया था हर एक हेडर फाइल से रिलेटेड कुछ कुछ फंक्शंस होते हैं। तो गेटलाइन फंक्शन जिस हेडर फाइल में आता है वो होता है स्ट्रिंग हेडर फाइल, राइट। ठीक है, तो ये है अपना गेटलाइन का यूज। अब मैं अगर इसको कंपाइल करूं, आई एम मानसी, तो अब ये आ गया विथ व्हाइट स्पेसेस, आउटपुट आ गया, मतलब पूरा पूरा जो इनपुट एस के अंदर गया होगा ना, वो पूरा पूरा विथ व्हाइट स्पेस आई एम मानसी गया होगा इनपुट। अब ये हेडर फाइल से रिलेटेड, मान लो मैंने यहाँ पे हेडर फाइल नॉर्मल, कुछ कुछ में डॉट एच होता है, बट ये सारे हेडर फाइल्स डॉट एच के साथ, डॉट एच एक्सटेंशन के साथ होते हैं, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना, तुम्हें आगे जाके हो सकता है इंटरव्यूज में पूछे हो। मान लो कि मैम एक मैथ डॉट एच करके हेडर फाइल होती है, तो कुछ कुछ हेडर फाइल्स में अपन को डॉट एच लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अंडरस्टूड होता है, बट हर हेडर फाइल का जो एक्सटेंशन होता है, जैसे डॉट सीपीपी अपन ने लिखा है, यहाँ पे डॉट एच होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, ये सी एन व्हाइट स्पेस डिलिमिटर वाली चीज भी समझ आ गई होगी अब। ठीक है, अब आते हैं अपन कैस्केडिंग पे। तो कैस्केडिंग इज मल्टीपल यूज ऑफ इंसर्शन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इन द सेम स्टेटमेंट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस चीज को वापस से मैं कमेंट आउट कर रही हूँ, ठीक है, और इसको इस एग्जाम्पल पे वापस आते हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे जो सी एन ए सी एन बी दो अलग अलग लाइन में लिखा है ना, इसको मैं सेम लाइन पे भी लिख सकती हूँ ऐसे। तो मेरे को ये डबल डबल सी एन ए सी एन बी अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं, मैं सेम लाइन में ऐसे मल्टीपल एक ही लाइन में 2 बार ये ऑपरेटर यूज करके मैं ए और बी दोनों को एक ही लाइन में इनपुट ले सकती हूँ। इससे फायदा क्या हुआ मेरे को कि लेंथ ऑफ द कोड कम हो गई, मतलब जो कोड की जो लेंथ होगी ना वो कम हो गई। वैसे ही सी आउट में भी मैं एक ही लाइन में दोनों इंसर्शन ऑपरेटर यूज कर सकती हूँ। सी एन में मैंने एक ही लाइन में दोनों एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज किया, और इससे बिलीव करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने जो भी अपन ने कोड लिखा है ना या जो भी उसका लॉजिक है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मान लो 6 लिखूँ 7 लिखूँ, और ये 6 और 7 जैसे पहला आउटपुट आ रहा था वैसे ही, बस इसमें लेंथ ऑफ द कोड कम हो गया। तो इसे कहते हैं कैस्केडिंग, मल्टीपल यूज ऑफ इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इन द सेम स्टेटमेंट। तो ये हो गया कैस्केडिंग। अब आते हैं अपन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज पे। अब क्या है, अपन को ना डीबगर मोड और कोड रनर यूज करना सीखना है वीएस कोड में। इसको करते कैसे अब मैं बताती हूँ। तो मान लो ये जो अपन ये G++ और a.exe लिख रहे हैं ना, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, अपन को हर बार कंपाइल करने के लिए G++ फाइल नेम .cpp लिखना पड़ रहा है। तो इसका एक तरीका है, वो क्या है कि तुम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे ना वीएस कोड के, तो कुछ बॉक्सेस दिखेंगे या मतलब कुछ अलग अलग सिंबल्स। इसमें जो बॉक्सेस वाला एक सिंबल है ना एक्सटेंशंस का, इस पे क्लिक करना और इस पे तुमको सर्च करना है कोड रनर। ठीक है, तो ये जो आया ना कोड रनर 0.11.6, ये तुम्हारे में कुछ वर्जन अलग हो सकता है, एक बार चेक कर लेना। तो ये कोड रनर को क्लिक करना, इस पे मेरे इसमें अनइंस्टॉल दिखा रहा है, तुम्हारे इसमें इंस्टॉल दिखाएगा। मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए अनइंस्टॉल दिखा रहा है। तो इस चीज को इंस्टॉल करना हार्डली 30 सेकेंड्स लगेंगे। इंस्टॉल करने के बाद तुम्हें कुछ नहीं करना। उसके बाद क्या होता है ना कि ये जो G++ और a.exe ये बिहाइंड द सीन कर लेगा। तुम्हें जब भी कोई कोड रन करना पड़े ना, तुम सीधे ये रन बटन दबाना, तो देखो ये ऑटोमेटिकली रन कर देगा तुम्हारा कोड। ठीक है, ये कर दिया। अब ये मेरे को इनपुट मांग रहा है क्योंकि अपन ने इससे 2 इनपुट बोला है, तो 6 और 7 मान लो। ठीक है, तो देखो वही आउटपुट आया। तो तुम्हें बस ये रन करना है यहाँ से, और मैं जब चाहूँ इसको बस रन बटन को क्लिक करना है। तुम्हें बार बार G++ a.exe लिखने की जरूरत नहीं है। इसका एक और फायदा है जो तुम्हें शायद अभी समझ में ना आए, वो ये है, मान लो कि कुछ पर्टिकुलर कोड के बाद, मतलब बहुत सारे लाइन्स ऑफ कोड और कुछ पर्टिकुलर कोड के बाद तुम नहीं चाहते कि वो एग्जीक्यूट हो अभी। मान लो कि मैं यहाँ पे नहीं चाहती कि आउटपुट हो, बस इनपुट तक रखना है मेरे को। तो यहाँ पे मैं रिटर्न 0 पे खत्म करके इसको यहीं पे खत्म कर रही हूँ। ठीक है, अब मेरे को सिर्फ इतना ही कोड चलाना है, मुझे आगे के कोड से कोई मतलब नहीं है, मुझे नहीं चलाना वो। तो मैं इसको सिलेक्ट करके सिर्फ इतना पार्ट रन कर सकती हूँ। तो देखो ये फिर से इनपुट मांगेगा, बट ये आउटपुट नहीं देगा क्योंकि हमने आउटपुट वाला कोड हमें नहीं चलाना है। ठीक है, तो ये इसलिए भी यूज होता है। ये तुम्हें अभी इसका यूज इतना नहीं आएगा, बाद में जब बहुत लंबे कोड करोगे और कुछ पर्टिकुलर पॉइंट बाद तुम्हें कुछ चेक करना हो कि आगे के कोड से पहले ऊपर कैसे रन हो रहा है, तो तुम ये देख सकते हो। तो अभी के लिए इसको मैं हटाती हूँ। तो ये हो गया कोड रनर वाली चीज। अब नेक्स्ट आते हैं एक डीबगर मोड पे। डीबगर मोड क्या होता है देखते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने लैपटॉप पे या जहाँ पे भी तुम हो पीसी में, तो तुम्हें F5 दबाना है या फंक्शन प्लस F5 दबाना है। अगर F5 से कुछ नहीं होता, या तो यहाँ पे जो रन बट दिख रहा होगा ना मेन्यू बार में, वहां पे जाओ स्टार्ट डीबगिंग करो। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा C++ GDB LLDB, इस पे क्लिक करो। फिर एक आएगा G++.exe बिल्ड एन डीबग एक्टिव फाइल, इस पे क्लिक करो। ठीक है, तो अभी एक launch.json फाइल अपीयर होगी। ठीक है, ये launch.json फाइल अपीयर हो गई। अब इस launch.json फाइल को तुम्हें बस सेव करना है, और इसका यूज कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। तो मान लो मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स लिखे हैं, मान लो मैं तीन कंटेनर्स बनाती हूँ, और मैंने मान लो a इज इक्वल्स टू 6 किया, b इज इक्वल्स टू 7 कर दिया, और c में मैं स्टोर कर रही हूँ a+b। अब मान लो मुझे जानना है कि ये 10th लाइन है ना, इससे पहले पहले क्या क्या हो चुका है। मान लो इस 10th लाइन के पहले क्या क्या इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो चुके हैं, ये मुझे देखना है। मतलब 9th लाइन तक क्या क्या इंस्ट्रक्शंस कंपाइलर एग्जीक्यूट कर चुका है, ये मुझे देखना है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, एक यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा सकती हूँ 10th लाइन में। तो मैं यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा सकती हूँ। ये ब्रेक पॉइंट क्या होता है ना कि मुझे इस पॉइंट के पहले तक जानना है कि क्या क्या हो चुका है। तो अभी देखते हैं कैसे क्या बताता है ये अपन को।
तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे ए बी सी डिस्प्ले हो रहा है कि अपन के पास 3 कंटेनर्स है ए बी और सी, और उसमें कुछ गार्बेज वैल्यूज दिख रही है। वो क्यों? क्योंकि जब भी अपन कोई कंटेनर डिक्लेयर करते हैं ना अपने कोड में, तो उसमें कुछ गार्बेज वैल्यूज रहती है जब तक कि अपन उसको इनिशियलाइज ना कर दे कोई वैल्यू से, ठीक है। तो तब तक उसमें गार्बेज वैल्यू रहती है, ये तुम आगे जाके पढ़ोगे आगे की वीडियो में। तो इसमें कुछ गार्बेज वैल्यूज है, ठीक है। अब मुझे जानना है कि 10th लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा। तो मैं ये जो क्या दिख रहा है स्टेप ओवर, इसको क्लिक करूं तो मैं देख सकती हूँ कि ये 6 बन गया, क्योंकि a इज इक्वल्स टू 6 मैंने इनिशियलाइज किया था। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँ तो देखो b 7 हो गया, क्योंकि मैंने b इज इक्वल्स टू 7 कर रखा था। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँ तो मैं देख सकती हूँ c 13 हो गया, a प्लस b की वैल्यू। तो मैं अगर देख सकती हूँ कि कंपाइलर एग्जीक्यूट कैसे कर रहा है इंस्ट्रक्शंस, तो मैं डीबगर मोड का यूज कर सकती हूँ। और तुम्हें अगर बाकी की चीजें जैसे कि ये बहुत सारे इनटू और ये सब चीजें होती हैं, ये फॉर लूप फंक्शन से कैसे बाहर निकलना है या बाहर निकलने के बाद क्या क्या हो रहा है, ये सब देखने के लिए होता है। तो तुम जब पढ़ोगे लूप्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, फंक्शंस, तब तुम्हें और अच्छे से इसका यूज समझ में आएगा, तब यूज करके दिखाएंगे ये फिर से। तो ये अभी डीबगर मोड का यूज ऐसे होता है, इधर से तुम स्टॉप कर सकते हो और इधर से तुम रीस्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं अभी स्टॉप कर रही हूँ, तुम्हें फिर से स्टार्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा रखा है, राइट। तो तुम फंक्शन प्लस F5 दबाओ या F5 दबाओ या यहाँ रन से स्टार्ट डीबगिंग क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, फिर से देखते हैं। देखो ये 3 फिर से गार्बेज वैल्यूज आ गई। अब नेक्स्ट पे जाऊं तो a इज इक्वल्स टू 6 हो रहा है, b इज इक्वल्स टू 7 हो रहा है और c इज इक्वल्स टू 13 हो रहा है, राइट। तो ये होता है अपना मेन डीबगर मोड का यूज, कि अपन को कैसे कैसे इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक था। इसके बाद एक क्विज है, वो देख लेते हैं। पहले इन क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करो, अगर कुछ डाउट आता है तो फिर इस पे चेक करो, मैं सोल्यूशन अभी बता रही हूँ। तो पहला क्या है, व्हाट इज स्टैंडर्ड नेम स्पेस। तो स्टैंडर्ड नेम स्पेस अपन ने देखा, वो एक शेल्फ है बहुत बड़ी आईओस्ट्रीम लाइब्रेरी में। तो अपन को कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज करना हो तो अपन को ये लिखना पड़ेगा यूजिंग स्टैंडर्ड नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ठीक। उसके बाद फ्रॉम विच फंक्शन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बिगिंस, मेन फंक्शन। व्हाट इज आईओस्ट्रीम एंड इट्स कंपोनेंट्स, आईओस्ट्रीम के 2 कंपोनेंट्स देखे, आईस्ट्रीम और ओस्ट्रीम, राइट। इनपुट और आउटपुट के लिए यूज होता है। व्हाट इज अ डिलिमिटर, इट मार्क्स द बिगनिंग और एंड ऑफ समथिंग। और व्हाइट स्पेस डिलिमिटर सीन के केस में होता था, वो क्या होता था, कुछ भी अपन स्पेस डाले, एंटर की डाले तो वो वहीं पे इनपुट खत्म कर देता था। फिर टेक फर्स्ट नेम एंड एड्रेस ऑफ द यूजर एंड प्रिंट इट इन द आउटपुट कंसोल। इसका मतलब क्या है कि तुम्हें एक यूजर का फर्स्ट नेम और एड्रेस लेना है और उसको आउटपुट कराना है। ये तुम खुद से एक बार ट्राई करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर कुछ डाउट होता है तो लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। फिर व्हाट इज कैस्केडिंग, मल्टीपल यूज ऑफ इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, बाकी का आगे के वीडियोस में देखते हैं। थैंक यू।